अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन। देखें, ऑसिलेशन या वाइब्रेशन ये ऑलमोस्ट एक ही बात है। तो सबसे पहले तो देखें वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है या ऑसिलेटरी मोशन किसे कहते हैं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। जैसा कि हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है, यानी आप एक मास को स्प्रिंग के साथ अटैच करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, वाइब्रेट करने लग जाता है अपनी मीन पोजीशन के अराउंड। ये पेंडुलम है, उसकी बॉब को आप डिस्प्लेसमेंट देते हैं फ्रॉम मीन पोजीशन, तो वो भी अपनी मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करती है। तो इसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं, जो रिपीट हो रही हो इक्वल इंटरवल के अंदर। तो वाइब्रेटरी मोशन जो है वो रिपीट होती है इक्वल इंटरवल के अंदर, तो हम उसे नाम देते हैं ये पीरियोडिक मोशन है। तो ये जो मैंने एग्जांपल दी है ये पीरियोडिक मोशन की ही एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है रिस्टोरिंग फोर्स। देखें, वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करने के लिए दो फैक्टर्स का होना ज़रूरी है सिस्टम के पास। पहली चीज़ ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स होना ज़रूरी है। अब देखें, मैं वही एग्जांपल लेता हूँ आपको हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम वाली। फर्ज करें ये स्प्रिंग है, उसके साथ एक मास अटैच है। मीन पोजीशन पे कोई फोर्स नहीं थी, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। आपने फोर्स लगा दी, वो यहाँ चला गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपने फोर्स लगाई है उसको मूवमेंट के लिए, तो आपने जो फोर्स लगाई वो अप्लाइड फोर्स होगी। और आपने जो फोर्स लगानी है उस पर ख्याल रखना है कि वो स्प्रिंग की इलास्टिक लिमिट से बाहर ना जाए, यानी स्प्रिंग की जो लेंथ में इजाफा करना है आपने। एक्स जो डिस्प्लेसमेंट देना है बॉडी को फ्रॉम मीन पोजीशन, वो इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर देना है, जिसे हम हुक्स लॉ का नाम देते हैं। अब देखें, बॉडी आप मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक ले आए, आपने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर देनी है। अब एक्सटर्नल फोर्स जब रिमूव हो गई तो क्या बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे रुके रहेगी? नहीं, वो वापस आएगी। वापस उसे कौन लेके आएगा? रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि इसी अप्लाइड फोर्स के इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। ये इलास्टिसिटी की वजह से है। तो बॉडी के पास अगर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगी तो बॉडी वापस मीन पोजीशन की तरफ आ ही नहीं सकेगी, तो वाइब्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। मीन पोजीशन पे आके वो रुकती नहीं है ड्यू टू इनर्शिया, ये दूसरा फैक्टर है। सिस्टम के पास इनर्शिया होना भी ज़रूरी है। तो ये दो कंडीशंस हैं जो फुलफिल होंगी तो ही वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। पहली, सिस्टम शुड हैव रिस्टोरिंग फोर्स एंड सिस्टम शुड हैव इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से वो यहाँ रुकेगा नहीं, दूसरी तरफ स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा, और जब कंप्रेस करेगा फिर दोबारा वो कंप्रेस स्प्रिंग उसको पुश देगा टूवर्ड द मीन पोजीशन, और फिर वो यहाँ अपनी जो वाइब्रेशन है वो कंटिन्यू करेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं पीरियोडिक या वाइब्रेटरी मोशन के लिए। उसके बाद है साथ ही ये रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। द फोर्स विच ब्रिंग द वाइब्रेटिंग बॉडी टू मीन पोजीशन एंड इट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। और हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने जब फोर्स लगानी है स्प्रिंग की लेंथ में इजाफा करना है, तो आपने स्ट्रेच करना है उसको, बॉडी को डिस्प्लेसमेंट देना है फ्रॉम मीन पोजीशन। तो इस बात का ख्याल रखना है कि स्प्रिंग की इलास्टिक लिमिट से बाहर नहीं जाना, नहीं तो स्प्रिंग स्ट्रेट वायर बन जाएगा और वो वापस मीन पोजीशन पे नहीं आ सकेगी बॉडी। तो अंडर इलास्टिक लिमिट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन फॉर अ वाइब्रेटिंग बॉडी, एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स, लेकिन अंडर इलास्टिक लिमिट। प्रोपोर्शनलिटी खत्म करें, कांस्टेंट आता है के एफ इक्वल टू के एक्स। के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो उसकी वैल्यू स्प्रिंग की नेचर पे डिपेंड करती है। अगर स्प्रिंग हार्ड होगा के की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर स्प्रिंग सॉफ्ट होगा के की वैल्यू कम होगी। यानी के बताता है फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी रिक्वायर्ड है स्प्रिंग की लेंथ में इजाफा करने के लिए। ऐसा यूनिट उसका न्यूटन पर मीटर है स्प्रिंग कांस्टेंट का, ये याद रखना है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो बॉडी वाइब्रेट करती है तो उसके लिए रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया का होना ज़रूरी है। अब ये बॉडी जब वाइब्रेट करेगी तो इस पे कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम स्टडी करेंगे। तो इस सिस्टम के पास मैंने जैसे बताया, कंटिन्यूसली अगर इसने मोशन परफॉर्म करनी है तो इनर्शिया और इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स और हुक्स लॉ का भी यहाँ पर वैलिडेशन होनी चाहिए, हुक्स लॉ ओबे होना चाहिए। और ये जिस सरफेस के ऊपर मूव कर रहा होगा वो फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, अगर कंटिन्यूसली इसको आपने मूव करवाना है, वाइब्रेशन करवानी है तो अब इसकी नेक्स्ट जो है हम डेफिनेशंस देखते हैं और साथ में सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ चलते हैं। जी, अब देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन, और फिर हम इसकी नेक्स्ट छोटी छोटी डेफिनेशन वो भी देखेंगे, साथ ही इसी डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे वो भी।
देखें मीन पोजीशन पे बॉडी मौजूद है, जो मास स्प्रिंग के साथ अटैच है मीन पोजीशन पे, या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं इसको। नेट फोर्स जीरो है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, आपने फोर्स लगाई एफ इक्वल टू के एक्स अंडर इलास्टिक लिमिट, यानी हुक्स लॉ जो है ना ओबे होना चाहिए। तो आप उसे मीन से कहाँ ले आए, एक्सट्रीम पोजीशन पे। यहाँ जाके आपने रिलीज़ किया, एक्सटर्नल फोर्स आपने रिमूव कर दी, वो वापस चलेगी बॉडी ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। तो वापस जब गई है तो मीन पोजीशन पे रुकी नहीं ड्यू टू इनर्शिया, और दूसरी तरफ स्प्रिंग को कंप्रेस किया, वहाँ भी क्या बनी, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन चाहे वो मीन पोजीशन से इस साइड पे हो, राइट पे या लेफ्ट पे, वो सेम सिचुएशन होती है। अब इसमें देखें मीन पोजीशन जो है उस पर हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यहीं से स्टार्ट लेते हैं, रेफरेंस हमारा यही है 0, और एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, तो इसे एक्स नॉट कहते हैं। तो मीन से एक्सट्रीम तक का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम नाम देंगे एम्पलीट्यूड का, और चाहे वो आइधर इस साइड पे हो या इस साइड पे हो, सेम होता है। और मीन पोजीशन से अगर आप मूव करवा रहे हैं बॉडी को और वो फुली एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं है, बीच में किसी भी इंस्टेंट टाइम टी के ऊपर आपने उसकी पोजीशन नोट की है, तो उसे हम नाम देते हैं ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। वो एम्पलीट्यूड नहीं होता, वो एक्स से डिनोट किया जाता है। डेफिनेशन आती है पेपर में कि आप इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड को डिफाइन करें। तो एट एनी टाइम जो डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ये डेफिनेशन है इसकी। तो अब नेक्स्ट अगली बात करते हैं, देखेंगे वो वाइब्रेट कर रहा होगा अंडर रिस्टोरिंग फोर्स, डेफिनेटली वो फोर्स के अंडर वाइब्रेट कर रहा है, तो उसकी मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होगी। जो वो देखें एक्सट्रीम से मीन की तरफ जा रहा है, वो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही होगी, मीन पोजीशन पे आगे देखें मैक्सिमम हो जाएगी, आगे स्प्रिंग को कंप्रेस करने लग जाएगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इस तरफ डायरेक्टेड है मीन पोजीशन की तरफ, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके बिल्कुल जीरो हो जाएगी। फिर वापस आएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा, वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी, यहाँ के मैक्सिमम फिर दोबारा इस तरफ जब स्ट्रेच होना शुरू होगा स्प्रिंग, तो फिर कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स के ऑपोजिट जाएगा और यहाँ के बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो जीरो होती है। और अब वेलोसिटी क्योंकि चेंज हो रही है तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलेरेशन जो है वो मीन पोजीशन पर जीरो और एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम है। और ये कैसे है, लेकिन वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है, और फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है। पहली बात तो ये कि रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है, तो एक्सेलेरेशन भी मीन पोजीशन की तरफ ही प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पर जो वेलोसिटी फर्ज करें हम मीन पोजीशन पे कह देते हैं 10 है, आगे बढ़ेगा स्ट्रेच होगा स्प्रिंग, तो स्पीड वेलोसिटी कम होगी, 8 होगी, 6 होगी, 4 होगी, 2 और 0, लेकिन 10 माइनस 8, फिर 10 माइनस 6, फिर 10 माइनस 4, फिर 10 माइनस 2, 10 माइनस 0, तो देखें चेंज आ रहा है वेलोसिटी के अंदर, मैक्सिमम चेंज यहाँ आया, 10 माइनस 0 10 आ गया, तो एक्सेलेरेशन जो है यहाँ पर मैक्सिमम, और मीन पोजीशन पर जो है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो अब ये एक्सेलेरेशन हो गया। अब एक्सेलेरेशन देखा, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था फ्रॉम मीन पोजीशन, एक्सेलेरेशन की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब है एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो आप किस तरफ लेते हो, मीन से एक्सट्रीम की तरफ, जबकि जो ए प्रोड्यूस हुआ है वो तो फोर्स की डायरेक्शन में हुआ है, वो तो मीन पोजीशन की तरफ होगा, तो ए जो है वो मीन पोजीशन की तरफ रहता है, इस वजह से नेगेटिव साइन आता है डायरेक्शन के लिए कि ए जो है वो एक्स के प्रोपोर्शनल तो है फ्रॉम मीन पोजीशन, तो ए की डायरेक्शन जो है वो फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन, जबकि एक्स की डायरेक्शन फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम होती है, इस वजह से डायरेक्शन अपोजिट रहती है। अब ये कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, यानी कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी के अंदर जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन, इस तरफ हो या इस तरफ हो, दोनों तरफ से किस तरफ रहेगा, मीन पोजीशन की तरफ ही डायरेक्टेड रहेगा, तो इसे हम नाम देंगे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये देखें ए प्रोपोर्शनल टू एक्स, और माइनस का मतलब है कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। मीन फ्रॉम मीन पोजीशन से ये मतलब है कि ए जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहता है, जबकि एक्स फ्रॉम मीन पोजीशन मेजर किया जाता है। तो ये कंडीशन जो है, ये दो कंडीशन, एक तो ये कि एक्सेलेरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के, दूसरा वो ऑलवेज डायरेक्टेड ऑफ टुवर्ड द मीन पोजीशन, ये दो कंडीशन जिस वाइब्रेटरी मोशन में सेटिस्फाई होंगी तो उसमें उस वाइब्रेटरी मोशन को आप कहेंगे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब हम इसको भी प्रूव करेंगे। देखें वो रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर वाइब्रेट कर रहा है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, तो फ्रॉम सेकंड लॉ आप उसका एक्सेलेरेशन जो है वो मालूम कर सकते हैं फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो आपने पढ़ा था एफ इक्वल टू एम ए,
इनको बराबर रखिए, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ए निकालिए माइनस के एक्स ओवर एम, एम इधर आके डिवाइड हो गया, फिर माइनस के ओवर एम। अब इसको के ओवर एम को सेपरेट करें, के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट था, एम भी एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए तो कांस्टेंट ही रहेगा, मास चेंज नहीं होगा, मीन एक्सट्रीम पे सेम रहेगा, तो ये कांस्टेंट आ गई रेशो। अब कांस्टेंट को ख़त्म करें तो प्रोपोर्शनलिटी आ जाती है। तो ये देखें, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब कुछ डेफिनेशन है वो देखिए। पहली वाइब्रेशन पूछी जा सकती है, वाइब्रेशन क्या होता है, तो ये याद रखनी है, साथ साथ मैं बोलता जाऊँगा, आप बेशक नोट कर लीजिएगा। वाइब्रेशन, पहली चीज़, वाइब्रेशन कहते हैं वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। यानी कि मीन से कहाँ चले गए, एक्सट्रीम से वापस मीन पे, फिर दूसरी तरफ एक्सट्रीम से, फिर वापस मीन पे, तो ये वाइब्रेशन कंप्लीट होगी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इसे हम वाइब्रेशन का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट है टाइम पीरियड। अब इस एक कंप्लीट वाइब्रेशन को जो टाइम लगेगा कंप्लीट करने के लिए, उसे हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और उसका यूनिट जो है वो सेकंड ही है, कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं टाइम पीरियड जो है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन या वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको उसका रिलेशन टाइम पीरियड के साथ 1/t, और ऐसे यूनिट जो है वो फ्रीक्वेंसी का वो हर्ट्ज है, साइंटिस्ट के नाम से रखा हुआ है। और अगली चीज़ है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, मैंने पहले बताया, मीन पोजीशन से किसी भी टाइम टी के ऊपर जो आप डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे उसे हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, उसको आप एक्स से डिनोट करते हैं सिंपली। तो अगली चीज़ है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, एक्स नॉट से डिनोट करते हैं। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसे हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड का। लास्ट में एक चीज़ है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो आगे चल के काम आएगी जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे। तो ओमेगा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक कंप्लीट राउंड लगा ली एक बॉडी तो 2 पाई एंगल कवर करती है, टाइम पीरियड उसको टी लगता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है सर्कुलर मोशन की। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन का कंपैरिजन करेंगे, और उसकी मदद से हम फार्मूलाज ड्राइव करेंगे, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है। तो फिर ये वहाँ काम आएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा। तो ये आज का लेक्चर, ये बेसिक चीज़ें थी, सारा कंसेप्ट है और थोड़ी डेफिनेशंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी है, आगे आने वाले टॉपिक्स में ये काम आएंगी। तो कल हम फिर लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो वो थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ईजी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट अप टू सॉन। अल्लाह हाफिज़।